आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे बोर्ड के एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। साथ ही साथ काफी आसान टॉपिक भी है, लेकिन सही तरीका न मालूम होने की वजह से इसको बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और इस तरीके के आसान प्रश्नों को छोड़ देते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में इस रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने संबंधित सारे डाउट्स को देखेंगे और वीडियो खत्म होते होते आपके सारे डाउट्स रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने से संबंधित दूर हो जाएंगे। तो वीडियो क्लास तक देखिएगा ताकि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने संबंधित कोई भी टिप आपका छूटे नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण क्या होता है? मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को एक समीकरण के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। जिस प्रकार से किसी भी समीकरण के दो भाग होते हैं, उसी तरीके से रासायनिक समीकरण के भी दो भाग होते हैं और उन दोनों भागों को डिवाइड कौन करता है? तो रासायनिक समीकरण के बीच में लोग तीर लगा देते हैं। तीर के पीछे वाले पदार्थों को हम लोग कहते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और तीर के आगे वाले पदार्थों को लोग बोलते हैं उत्पाद, प्रोडक्ट। तो किसी भी रासायनिक समीकरण के दो भाग होंगे, अभिकारक और उत्पाद। तो हमको क्या करना होता है, क्योंकि समीकरण का मीनिंग होता है कि बीच में जो सिंबल हम लोग यूज करते हैं ये बराबर का सिंबल होता है। किसका सिंबल होता है? बराबर का। भले ही तीर लगा हो बट ये बराबर का सिंबल है। इसका मतलब कि तीर के पीछे वाले जो पदार्थ हैं, जो अभिकारक, इनकी मात्रा तीर के आगे बनने वाले उत्पादों की मात्रा के बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स जितने परमाणु आपको अभिकारक में दिखे, किसी तत्व के जितने परमाणु आपको अभिकारक में दिखे, उस तत्व के उतने ही परमाणु उत्पाद में भी दिखने चाहिए। एक नियम भी है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो अभी आप पिछली क्लासों में पढ़े होंगे। वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहता है कि किसी भी क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की मात्रा क्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों की मात्रा जो होती है, उसमें उनके द्रव्यमान की क्षति किसी प्रकार से नहीं होती है। तो द्रव्यमान की क्षति जब नहीं होती है तो जितने परमाणु आप इधर नहीं, उतने ही परमाणु इधर भी होने चाहिए, क्योंकि परमाणु कम ज्यादा होंगे तो उनका द्रव्यमान कम ज्यादा होने लगेगा, जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फेल कर देगा या उसको झूठा साबित कर देगा। ऐसा होता नहीं है। तो यही कारण है कि हमको रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना पड़ता है। आइए इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखते हैं कैसे समीकरण को संतुलित करना होता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक समीकरण इधर लिखा Fe2O3 और साथ में लिया एल्यूमिनियम। ये लोहे का ऑक्साइड है और इसमें हमने डाल दिया एल्यूमिनियम। जब हमने एल्यूमिनियम डाला इसमें, तो ये मैंने पीछे अभिक्रियाओं के प्रकार में पढ़ा था कि एल्यूमिनियम लोहे से अधिक क्रियाशील होती है, इसलिए इस समीकरण में से, ठीक है, इस यौगिक में से ये एल्यूमिनियम लोहे को रिप्लेस करेगा। तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा? इस तरीके से Al2O3 और साथ में ये लोहा चला जाएगा उधर, बनेगा Fe। इस तरीके से रासायनिक समीकरण हुआ या रासायनिक क्रिया हुई। अब इसमें क्या करना है कि अभिकारक के रूप में आप देख रहे हैं लोहे का ऑक्साइड है प्लस एल्यूमिनियम है, और उत्पाद के रूप में देख रहे हैं एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन गया प्लस लोहा है। तो जितने परमाणु इधर लोहे के, उतने ही परमाणु इधर भी लोहे के होने चाहिए। जितने परमाणु एल्यूमिनियम के इधर, उतने ही परमाणु इधर एल्यूमिनियम के होने चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो हमको इस समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता पड़ती है। यही कारण है कि अब हम इस समीकरण को क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। परीक्षा में बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछता है, ये क्रिया है, इसका रासायनिक समीकरण दीजिए। कभी कभी उसमें ये नहीं लिखता है कि समीकरण संतुलित होना चाहिए, और बिना संतुलित किए यदि आप समीकरण लिख देंगे तो समीकरण गलत माना जाता है। इसलिए जब भी कोई रासायनिक समीकरण आप लिखिए तो उसको संतुलित जरूर कर दीजिए। आइए कैसे संतुलित करते हैं मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप देखिए लोहे के कितने परमाणु हैं? 2। तो हमको उधर भी लोहे के 2 परमाणु करने पड़ेंगे। इसके लिए ध्यान देंगे बात, जो नए बच्चे होते हैं इसे टॉपिक से संबंधित, यहाँ पे लोहे के सामने 2 लिखा है, वो क्या करते हैं, यहाँ भी लोहे के सामने 2 लिख देते हैं। ठीक है, लिख देंगे, सही है, इधर भी लोहा, इधर भी तो हो गया। लेकिन लोहे को कभी भी Fe2 के रूप में हम लोग नहीं लिखते हैं। तो जब भी ये आगे ना कोई भी किसी भी समीकरण को बैलेंस करने के लिए आगे जो नंबर लिखा होता है ये परमाणुओं की संख्या होती है।
तो किसी भी समीकरण को बैलेंस करने के लिए कभी भी परमाणुओं की संख्या में छेड़छाड़ नहीं करते हैं। जब भी मल्टीप्लाई करना रहे किसी नंबर से तो हमेशा यहाँ जो नंबर लिखते हैं उसको अणु की संख्या बोलते हैं। तो हमेशा अणुओं की संख्या को घटाते और बढ़ाते हैं, क्योंकि परमाणुओं की संख्या घटाएंगे बढ़ाएंगे तो इस यौगिक का सूत्र ही गड़बड़ हो जाएगा, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि लोहे का इधर 2 परमाणु है तो इधर लोहे के 2 परमाणु को बढ़ाने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, समझ में बात आ रही होगी। अच्छा, इसके बाद ऑक्सीजन की इधर 3 परमाणु, इधर ऑक्सीजन के 3 परमाणु है, ये तो सही है। इसके बाद इधर एल्युमिनियम का 1 परमाणु है लेकिन इधर एल्युमिनियम का है 2 परमाणु, तो यहाँ पे 2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अब इस समीकरण में लोहा 2 है, लोहा भी 2 है, ऑक्सीजन के 3 परमाणु है, ऑक्सीजन के 3 परमाणु है, एल्युमिनियम के 2 परमाणु है, एल्युमिनियम के 2 परमाणु है। इस तरीके से अब ये समीकरण आपका बैलेंस हो गया है। तो ये कारण है कि हमको समीकरण को बैलेंस करना पड़ता है। अब क्या इसके तरीके हैं, क्या इसके नियम हैं, उसको हम लोग जानते हैं। तो इसका नियम ये है कि सबसे पहले किसी भी समीकरण में पहला काम तो आप परमाणुओं को चेक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप उसमें मेटल को खोजेंगे, धातु को खोजेंगे, ठीक है, कि कौन सी धातु है। पहले धातु को बैलेंस करेंगे, फिर उसके बाद आप धातुओं को बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए तो आप किसी को भी बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन यदि इस नियम को फॉलो करेंगे तो आप समीकरण को आसानी से और जल्दी से बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप धातु को बैलेंस करेंगे, फिर अधातु। और धातु में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बाद में बैलेंस करते हैं। उसके अलावा यदि कोई अधातु या नॉन मेटल है तो पहले उसको बैलेंस कर देते हैं। एक और बात कि सबसे पहले बैलेंस करते वक्त एक चीज और ध्यान रखते हैं कि सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या यानी 2 से, छोटी संख्या 1 भी होती है लेकिन 1 से गुणा करने का मतलब नहीं होता है, तो सबसे पहले 2 से गुणा करते हैं। नॉर्मली देखा गया है कि समीकरण में 2 से गुणा करने पर ही समीकरण ज्यादातर बैलेंस हो जाते हैं। इसके अलावा एक आध और बातों का ध्यान में रखना है कि जब भी आप कोई समीकरण बैलेंस करते हैं और कोई परमाणु ऐसा है जो विषम संख्या में है और यदि वो बैलेंस नहीं है तो पहले का काम होगा आपका कि उसको पहले सम संख्या में बदलने का। सम संख्या में बदलने के बाद उस समीकरण में उस तत्व को बैलेंस करना काफी आसान हो जाता है। तो इस तरीके से 2-3 बातों का ध्यान आप रख के और किसी भी समीकरण को बड़ी आसानी से जल्दी से बैलेंस कर सकते हैं। अब आइए फटाफट कुछ समीकरणों को नोट करते हैं और उनको बैलेंस करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इधर लिया नाइट्रोजन की क्रिया हमने कराया हाइड्रोजन से। सबको पता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया आपस में कराते हैं तो हैबर विधि द्वारा। एक हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण होता है तो बना NH3। अब जरा इस समीकरण को देखिए, इसमें कोई मेटल नहीं, सारे नॉन मेटल हैं, तो फटाफट इसको बैलेंस करते हैं। इधर देखिए नाइट्रोजन कितना है 2 और इधर नाइट्रोजन 1। यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं लिखा, मतलब 1 परमाणु, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब नाइट्रोजन तो 2 हो गया, लेकिन जब यहाँ पे अणु की संख्या को बढ़ाएंगे तो इसके आगे जितने परमाणु हैं सब में उससे मल्टीप्लाई होगा। तो अब हाइड्रोजन भी हो गया 3 गुना के 6 और इधर हाइड्रोजन कितना है 2, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 3 गुना के 6, हाइड्रोजन 3 गुना के 6। अभी आपका समीकरण बैलेंस हो गया। और एक समीकरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इधर लिया CaOH का ट्वाइस और इसको डाल दिया HCl अम्ल में, ठीक है, क्षार है ये अम्ल है, दोनों क्रिया आपस में कराएंगे, लवण और पानी बनेगा CaCl2 और साथ में बनेगा H2O। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, इसमें मेटल कहाँ पे है, ये देखिए कैल्शियम है, तो पहले इसको बैलेंस करेंगे। कैल्शियम का कितना परमाणु 1, इधर कैल्शियम कितना है 1, तो मेटल तो हमारा बैलेंस है। अब इसके बाद नॉन मेटल लेंगे। नॉन मेटल में मैंने कहा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ देंगे, तो इसके बाद नॉन मेटल क्लोरीन बचा, तो क्लोरीन का इधर कितना परमाणु है 1 और इधर क्लोरीन कितना है 2, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्लोरीन भी 2 हो गया। अब इसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, तो ऑक्सीजन देखिए ब्रैकेट के भीतर लिखा है तो 2 से मल्टीप्लाई, तो ऑक्सीजन भी 2 है और इधर ऑक्सीजन 1 है। और वैसे भी देखिए ये विषम संख्या में है तो इसको पहले सम संख्या में बदल देंगे, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन भी हो गया 2 और ऑक्सीजन हो गया 2। अब हाइड्रोजन लास्ट में बच रहा है, चेक करते हैं, 2 इधर हाइड्रोजन और 2 इधर, 4, तो 2 गुना के 4। इसका मतलब ये समीकरण भी बैलेंस हो गया है। तो आई होप आपको ये सारे नियम समझ में आ रहे होंगे। एक्चुअल में हम लोग
इन समीकरणों को बैलेंस कर, लेकिन अनुमान विधि का प्रयोग करते हैं। और अनुमान विधि तभी आपका सही होगा जब ज्यादा समीकरणों को बैलेंस करेंगे और अपना अनुभव बढ़ाएंगे, तभी आप सही से अनुमान लगा सकते हैं। यदि आप अनुमान सही लगाना शुरू कर देंगे तो फिर मेटल नॉन मेटल को बैलेंस करने वाला कोई सिस्टम या कोई झमेला नहीं रहेगा। तो खैर अभी शुरुआती दौर है, तो मैं जैसे बताता हूँ वैसे बैलेंस करेंगे तो आसानी होगी। चलिए और समीकरण लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिया PbNO3 का ट्वाइस और इसको गर्म कर दिए। जब गर्म करेंगे तो ये छोटे छोटे कई सारे प्रोडक्ट बनाता है। PbO साथ में ये बनाता है NO2 और साथ में निकलते ऑक्सीजन गैस। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है। तो चलिए चेक करते हैं। मेटल इसमें लेड है, एक परमाणु इधर भी है, सही है। अब इसके बाद नाइट्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। नाइट्रोजन कितना है 2 और इधर नाइट्रोजन है 1, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नाइट्रोजन भी हो गया 2। अब जरा ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन कितना है 3 दूना के 6 और इधर ऑक्सीजन कितना है 2 दूना के 4, 4 2 6 और 1 इधर हो गया 7। तो पहले ये विषम संख्या में है तो इसको सम संख्या में बदलें। ध्यान देंगे जहां पे विषम संख्या में होगा वहीं पे सम संख्या में यानी वहीं पे मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऑक्सीजन जरा ध्यान से देखिए, 2 दूना के 4 यानी 4 2 6 और 6 2 8। अब इस 8 को करने के लिए इधर ऑप्शन कहाँ पे है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें। जब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3 दूना के 6 और 6 दूना के 12 हो गया। और साथ ही साथ नाइट्रोजन भी कितना हो गया 2 दूना के 4, तो नाइट्रोजन को भी 4 करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने नाइट्रोजन को यहाँ पे कर दिया 4। अब एक बार पूरे को चेक करते हैं। अब देखिए लेड आपका हो गया 2, तो लेड हो गया 2, नाइट्रोजन हो गया 2 इधर और ये 2 दूना के 4। कैसे, एक अणु में 2 नाइट्रोजन तो 2 अणु में 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नाइट्रोजन देखिए 4। ऑक्सीजन को चेक करिए तो 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, एक में था 6 तो 2 में हो जाएगा 12। अब इसके बाद 2 4 दूना के 8, 8 2 10, 10 2 12। इस तरीके से ये समीकरण भी आपका बैलेंस हो गया। कुछ और समीकरण लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिया इधर सोडियम धातु और इसको मैं डाल दिया जल में। जब सोडियम धातु को जल में डालते हैं तो इसमें से हाइड्रोजन गैस भी स्थापित करती है और साथ में बनाती है NaOH और साथ में हाइड्रोजन गैस। अब इस समीकरण को देखिए, ये सोडियम है, विस्थापित करती है, विस्थापन अभिक्रिया इसमें से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है और जल में H प्लस और OH माइनस होता है, उसके OH माइनस के साथ जुड़ जाता है। खैर ये अभिक्रियाओं के प्रकार में आपको पढ़ाया गया है। चलिए अब इसके बाद ये सोडियम देख रहे हैं, एक परमाणु इधर सोडियम है, ऑक्सीजन इधर, क्योंकि इसके अलावा कोई और नॉन मेटल है नहीं तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। इसमें भी ऑक्सीजन को पहले करते हैं तो ऑक्सीजन इधर 1 और इधर भी ऑक्सीजन 1, ये तो बैलेंस है। इसके बाद हाइड्रोजन 2 और इधर हाइड्रोजन हो गया 2 1 3, तो इसको पहले सम संख्या में बदल लेंगे। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन हो गया आपका 2 और इधर ऑक्सीजन है 1, तो इसको भी 2 कर लेंगे। अब ऑक्सीजन हो गया 2, हाइड्रोजन हो गया 2 दूना के 4, तो 2 और 2 4। और सोडियम भी हो गया 2, सोडियम भी 2 कर लेंगे। आप मल्टीप्लाई करने में कोई कोताही नहीं करेंगे, तब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक कि समीकरण बैलेंस ना हो जाए। हो सके एक आध बार पहली बार मल्टीप्लाई करने पे बाद में समीकरण बैलेंस ना हो तो उसको काटना भी पड़ता है और दूसरे नंबर से, जैसे मैंने यहाँ पे 2 से पहले किया था, लेकिन दूसरे को बैलेंस करने के चक्कर में 2 को हटा के फिर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, लेकिन पहली बार में आप 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो आई होप आपको रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, इनको संतुलित करने की जरूरत क्यों होती है और इनको संतुलित कैसे करते हैं समझ में आ रहा होगा। आप इनको नोट कर लीजिए, फिर कुछ और समीकरण हम लोग देखते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, कुछ और समीकरणों को देखते हैं हम लोग और प्रैक्टिस और ज्यादा करते हैं। मान लीजिए मैंने कर लिया NaOH प्लस H2SO4, क्षार है, अम्ल है, हमने क्षार क्रिया कराएंगे, बनेगा लवण और पानी, बनेगा Na2SO4 और साथ में बनेगा H2। ये सब सूत्र कैसे बनाते हैं, ठीक है, इस पे मैंने वीडियो बना रखा है। आप सोच रहे हो कि इधर Na सिर्फ लिखा है, इधर Na2 लिखा हुआ है। तो जिस प्रकार के मूलक के साथ दूसरा मूलक ऐड होता है उसके हिसाब से सूत्रों का निर्माण होता है।
इस पे मैंने वीडियो बना रखा है कि सूत्रों का निर्माण कैसे करते हैं, किस मूलक में कितना चार्ज होता है, उसको भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आइए समीकरण को बैलेंस करते हैं। ये देखिए सोडियम मेटल है, पहले इसको बैलेंस करेंगे। इधर सोडियम 1, इधर सोडियम 2, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। नॉन मेटल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए तो सल्फर है, सल्फर 1, सल्फर 1, इक्वालिटी पहले से बैलेंस है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं, 2 और 4, 6, इधर देखिए 4, 4, 1, 5, विषम संख्या में है तो सम संख्या में बदल देंगे। अब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं तो हाइड्रोजन 2, 2, 4, 2 दूना के 4, इस तरीके से समीकरण आपका बैलेंस होता है। कुछ और समीकरण लेते हैं। मान लीजिए लिया मैग्नीशियम और प्लस लिया और O2 ऑक्सीजन, दोनों क्रिया आपस में कराएंगे, ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हो जाएगा, योगात्मक अभिक्रिया, तो ये बनाएगा MgO। अब जरा देखिए मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 1, विषम संख्या में है तो सम संख्या में बदल लेंगे। अब ऑक्सीजन तो हो गया 2, लेकिन मैग्नीशियम मिल गया 2, तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस तरीके से समीकरण बैलेंस हो जाएगा। अगला लेते हैं CaCO3 और इसको हम लोग डाल देते हैं किसमें, H2SO4 में। ये बनाएगा CaSO4, साथ में बनेगा H2O और साथ में बनेगा CO2, एक समीकरण है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये मेटल कैल्शियम 1, कैल्शियम 1 बैलेंस है। इसके बाद नंबर है कार्बन का, कार्बन 1, कार्बन 1 बैलेंस है। इसके बाद सल्फर, सल्फर 1, सल्फर 1 बैलेंस है। अब ऑक्सीजन को चेक करते हैं तो ऑक्सीजन 3 और 4, 7, और इधर देखिए 4, 1, 5, 2, 7, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस है। हाइड्रोजन चेक करते हैं, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, इस तरीके से समीकरण ऑलरेडी पहले से ही बैलेंस है। कुछ और समीकरण निकाल लेते हैं ताकि ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस हो सके। मान लीजिए मैंने लिया एक समीकरण H2 प्लस Cl2 बनाएगा HCl। अब इसको जरा ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 1, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लोरीन 2 तो क्लोरीन भी 2 हो गया। इस तरीके से ये समीकरण भी बैलेंस हो गया। तो आई होप आपको समीकरणों को बैलेंस करना अच्छे से प्रैक्टिस हो गया होगा। इसके अलावा यदि समीकरणों को बैलेंस करने, संतुलित करने संबंधित कोई आपके मन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कोई समीकरण यदि आपका बैलेंस ना हो रहा हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में आप लिख के और उसका सोल्यूशन पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।